इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स और स्रोत सामग्रियां हैं ना, वो भारतीय साहित्य के एक बेहद ही जटिल और क्या कहते हैं क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। हम्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ चरित्रहीन, उसके शुरुआती अंश। हाँ, वही। तो इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य महज किसी कहानी का सारांश देना नहीं है, बल्कि उस खोखलेपने को डिकोड करना है जिसे हमारा समाज अच्छे चरित्र और बुरे चरित्र के नाम पर सदियों से धोता आ रहा है। बिल्कुल। और ये साहित्य के पन्नों में दबी कोई पुरानी दास्तान भर नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और समाज के दोहरे मापदंड और हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया का एक ऐसा आईना है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। सही कहा आपने। और इन स्रोत सामग्रियों को खंगालते हुए जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, मतलब जो एकदम सामने आती है, वो है कथनी और करनी के बीच की खाई। हाँ, वही अंतर। समाज जिसे बहुत आसानी से विद्रोही या असफल या चरित्रहीन का थप्पा लगा देता है ना, अक्सर उसी के भीतर एक बेहद कोमल और सच्चा इंसान छिपा होता है। और इसके ठीक विपरीत भी होता है। एग्जैक्टली। जो लोग समाज के तथाकथित ठेकेदार हैं, जो हर नियम का, हर मर्यादा का पालन करते हुए नजर आते हैं, जब उनके मुखौटे उतरते हैं तो उनके भीतर का स्वार्थ और कूटनीति हैरान कर देती है। और इन अंशों है ना, इसी इंसानी फितरत का बहुत ही बारीक विश्लेषण किया गया है। तो मैं सोच रही थी कि इस विश्लेषण की शुरुआत कहानी के उस किरदार से करते हैं जो पहली नजर में एक लूजर या असफल व्यक्ति नजर आता है। सतीश। हाँ, सतीश। वो हाई स्कूल की परीक्षा में कई बार फेल हो चुका है। परिवार उसे एक बोझ मानता है। लेकिन हमारे सामने जो पहला प्रमुख दृश्य है ना, वो सतीश के एक अलग ही रूप को सामने लाता है। मतलब उसका ममेरा भाई है उपेंद्र, जो एक बहुत ही सफल, सम्मानित और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कुछ छात्र उपेंद्र के पास एक अनजान स्वामी जी के भाषण की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव लाते हैं, और उपेंद्र बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए हाँ भी कर देता है। वही तो। लेकिन सतीश, जिसे सब एक फेलियर मानते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही तार्किक तरीके से विरोध करता है। और सतीश का ये विरोध दरअसल जिसे हम परफॉर्मेटिव रिस्पेक्ट या दिखावटी सम्मान कहते हैं, उस पर एक बहुत गहरी चोट है। वो उन छात्रों से सीधा सवाल करता है कि जिस स्वामी के बारे में वे कुछ नहीं जानते, केवल उसके गेरुआ वस्त्र देखकर वे उसे महान कैसे मान सकते हैं। ये एक बहुत ही आधुनिक विचार है। मतलब सतीश ये स्थापित कर रहा है कि किसी भी वेशभूषा या पदवी के प्रति अंधभक्ति समाज के लिए खतरनाक है। वो बिना किसी ठोस जानकारी के भीड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देता है। हाँ, और सतीश का तर्क देने का तरीका भी कितना दिलचस्प है ना। वो कहता है कि किसी अनजान स्वामी के पीछे पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि वो अपने गांव के नाटक में जाकर बांसुरी बजाए। बिल्कुल। उसकी ये बेबाकी ही उसे उपेंद्र जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से अलग करती है। लेकिन यहाँ सतीश के चरित्र की वो गहराई सामने आती है जो समाज के पैमानों को खारिज कर देती है। वो इन खोखले भाषणों के बजाय अपनी मृत माँ के छोड़े हुए पैसों से गांव में एक मुफ्त होम्योपैथी अस्पताल खोलना चाहता है, ताकि गरीब लोग हैजा और मलेरिया से ना मरे। वो अमूर्त धर्म की बजाय जमीनी और व्यवहारिक भलाई को चुनता है। और यदि इस व्यवहारिक भलाई को सतीश के दर्शन से जोड़कर देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास उभरता है। जब एक छात्र उस पर ईश्वर को ना मानने का आरोप लगाता है तो सतीश व्यंग में क्या कहता है? हाँ, वो कहता है कि वो भूतों से डरता है, इसलिए ईश्वर को भी मानता है। एग्जैक्टली। सतीश असल में अनपढ़े लिखे छात्रों के अंधे विश्वास का मजाक उड़ा रहा है। वो ये साबित करता है कि सच्ची नैतिकता किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री या धार्मिक आडंबरों का चोला ओढ़ने में नहीं है, बल्कि उस संवेदनशीलता में है जो एक इंसान को दूसरे इंसान का दर्द समझने पर मजबूर करती है, जैसे कि उसका वो मुफ्त चिकित्सालय खोलने का संकल्प। ये बहुत ही सटीक बात है। सतीश का ये संशयवादी और तार्किक स्वभाव ही उसे एक विद्रोही बनाता है। लेकिन उसका असली द्वंद्व तब शुरू होता है जब उसकी निजी जिंदगी में सावित्री नाम की एक महिला का प्रवेश होता है। अरे, सावित्री का किरदार तो इस पूरी कहानी की जान है। सतीश बेलकटा के जिस बेस यानी हॉस्टल में रहता है, सावित्री वहां की नौकरानी है। लेकिन ये शब्द सावित्री के असली व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो उस पूरे बेस की धुरी है। वो बेहद खूबसूरत है, हमेशा सादे सफेद कपड़े पहनती है और सतीश के पैसों के लेन देन से लेकर उसके पूरे जीवन को एक तरह से वही व्यवस्थित करती है। सावित्री और सतीश के बीच का जो डायनामिक है ना, वो सत्ता और वर्ग भेद के सामान्य नियमों को तोड़ता है। देखिए, सतीश
एक संभ्रांत परिवार से है, भले ही असफल है, और सावित्री एक दासी है। फिर भी सावित्री सतीश को उसके आलस्य के लिए डांटती है, उसे स्कूल भेजती है। और सतीश भी अपना सारा पैसा उसे सौंप देता है। ये एक अनकहा गहरा विश्वास है जो उनके बीच पनप रहा है, लेकिन ये संतुलन बहुत ही नाजुक जमीन पर टिका है। हाँ, क्योंकि समाज के बनाए हुए वर्ग और जाति के नियम उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनकर खड़े हैं। और वो अदृश्य दीवार तब गिरती है जब एक दिन मीठी नोक-झोंक के बीच सतीश अचानक सावित्री से उसकी जाति पूछ लेता है। सावित्री जब कहती है कि जाति जानने के बाद वो उसके हाथ का खाना नहीं खाएगा, तो सतीश एक अजीब से आवेग में उसका आंचल पकड़ लेता है। और सावित्री घबराकर भाग जाती है। उसके बाद सतीश जिस भयंकर आत्मग्लानि से गुजरता है वो वाकई पढ़ने लायक है। वो रात भर कैलकाटा की सड़कों पर भटकता है, खुद को पापी मानता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सतीश का ये अपराध बोध सच में उसकी आंतरिक पवित्रता है, या ये उसी पितृसत्तात्मक और जातिवादी सोच का नतीजा है जो उसे बचपन से सिखाई गई है? मतलब उसे लगता है कि उसने एक नौकरानी को छूकर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इस बात से भी जुड़ा है कि उसने सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ा है, लेकिन इसके साथ ही हमें उसके ज़मीर को भी देखना होगा। कैसे? अगर हम सतीश की तुलना बिपिन बाबू जैसे समाज के सम्मानित रईसों से करें, तो बिपिन बाबू खुलेआम महिलाओं का वस्तु की तरह शोषण करते हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। समाज भी उन्हें कोई सजा नहीं देता। इसके उलट सतीश केवल एक आंचल छूने पर खुद को माफ नहीं कर पाता। सतीश की कंडीशनिंग अपनी जगह है, लेकिन कम से कम उसका इंटरनल अलार्म सिस्टम अभी जिंदा है, जबकि समाज के ठेकेदारों का अलार्म सिस्टम पूरी तरह से मर चुका है। हाँ, वही तो। ये तुलना स्पष्ट कर देती है कि समाज के मापदंड कितने खोखले हैं। अब सतीश की इस व्यक्तिगत उथल-पुथल से निकलकर अगर हम उपेंद्र के घर की ओर चलें, तो वहां सम्मानित समाज का एक और बदसूरत चेहरा सामने आता है। उपेंद्र के घर में धर्म और रिश्तों का जो तमाशा चल रहा है, वो असल में संस्थागत पाखंड का एक बेहतरीन उदाहरण है। उपेंद्र के घर का वो दृश्य जहां शालिग्राम की पूजा होनी है, वो धर्म के खोखलेपने का एक मास्टर क्लास है। घर के पुरोहित जी जिन्हें पूजा करनी चाहिए, वो घर के मुखिया के साथ चौपर खेलने में व्यस्त है। उनके लिए ईश्वर की आराधना से ज्यादा जरूरी एक खेल जीतना है। और जब पूजा का समय बीतने लगता है, तो उपेंद्र की बड़ी बहन महेश्वरी दिवाकर नाम के एक आश्रित चचेरे भाई को जबरदस्ती पूजा करने के लिए धकेल देती है। और दिवाकर को कॉलेज जाना है, वो चिढ़ा हुआ है। गुस्से में वो जो करता है वो आधुनिक समय में किसी भी कर्मकांड पर सबसे बड़ा तमाचा है। वो शालिग्राम की मूर्ति को उठाकर पानी के बर्तन में फेंक देता है, बिना कोई मंत्र पढ़े फूल और जल फेंकता है और भाग जाता है। यहाँ आस्था शून्य है, धर्म सिर्फ एक चेकलिस्ट बन गया है जिसे किसी तरह पूरा करना है। ये दृश्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्मकांड धर्म कहला सकता है? लेकिन ये पाखंड सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उपेंद्र, जो एक बेहद तार्किक, सफल वकील और परिवार का आदर्श है, उसकी कूटनीति तब सामने आती है जब वो दिवाकर की शादी तय करता है। और यही वो जगह है जहां हम इस पढ़े लिखे वर्ग की असली क्रूरता देखते हैं। उपेंद्र की उस कूटनीति को आज के दौर में हम गैसलाइटिंग कह सकते हैं। उपेंद्र की पत्नी की एक बहन है शाची, जिसके पास बहुत भारी संपत्ति है, लेकिन बचपन की एक बीमारी के कारण वो पैरों से विकलांग है। उपेंद्र का दिमाग यहाँ एक विशुद्ध बिजनेसमैन की तरह काम करता है। वो बिना दिवाकर से पूछे, उसकी मर्जी जाने बिना ये तय कर देता है कि दिवाकर की शादी शाची से होगी। और जब दिवाकर दबी आवाज में इस बात का विरोध करता है कि उसे शादी नहीं करनी है, तो उपेंद्र जिस तरह से उसे तर्कों के जाल में फंसाता है, वो सच में डरावना है। वो दिवाकर को समझाता है कि इंसान को बाहरी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, कि रूप रंग सब माया है। वो इन महान दार्शनिक बातों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को छुपाने के लिए करता है। उसका असली उद्देश्य केवल शाची की उस विशाल संपत्ति को अपने परिवार के नियंत्रण में रखना है। उपेंद्र दिवाकर की एजेंसी को, उसके अपने जीवन के फैसले लेने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर देता है, और वो भी बहुत ही शीलता और तर्क के साथ। अगर उपेंद्र और सतीश को आमने सामने रखा जाए, तो सतीश, जो शराबी है और फेल हो चुका है, वो अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार हैं, जबकि उपेंद्र अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करने में करता है। आज के कॉर्पोरेट जगत या सत्ता के गलियारों में अगर हम देखें, तो सतीश जैसे लोग हाशिए पर मिलते हैं और उपेंद्र जैसे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठकर दुनिया चला रहे होते हैं। यही इस साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा किसी के ऊंचे चरित्र की गारंटी नहीं है।
उपेंद्र बाहर से जितना सभ्य है, भीतर से उतना ही क्रूर और गढ़नात्मक है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक टकराव तो तब होता है जब सतीश और सावित्री आमने सामने आते हैं। ये वो हिस्सा है जो अहंकार, वर्गभेद और प्रेम की पूरी परिभाषा को उलट कर रख देता है। हाँ, उस रात के बाद जब सतीश बिपिन बाबू के साथ बहुत ज्यादा शराब पीकर लौटता है तो सावित्री ही उसे संभालती है। अगली सुबह जब सतीश को ये पता चलता है कि सावित्री कोई साधारण नौकरानी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही संभ्रांत घराने की लड़की है जो एकादशी का कठोर व्रत रखती है, तो सतीश के मन में एक अजीब सी श्रद्धा जाग उठती है। वो मोक्षदा नाम की दासी का बहाना बनाकर सावित्री के कमरे में पहुंच जाता है। वहां अंग्रेजी की किताबें देखकर उसे सावित्री के शिक्षित होने का पता चलता है और इसी भावुकता और तथाकथित श्रद्धा के वशीभूत होकर सतीश वो गलती कर बैठता है जो उसके अहंकार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देती है। सतीश असल में सेवियर कॉम्प्लेक्स यानी मसीहा बनने की बीमारी से ग्रस्त है। उसे लगता है कि वो एक संभ्रांत पुरुष होकर एक दासी को अपना प्रेम दे रहा है तो सावित्री को कृतार्थ हो जाना चाहिए। वो सावित्री से कहता है कि वो उसे प्रेम दे रहा। सतीश की नज़र में ये एक बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन सावित्री यथार्थवादी है। वो जानती है कि इस समाज में एक उच्च वर्ग के पुरुष और एक दासी के प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। सावित्री तुरंत उसे आईना दिखाती है। वो बहुत ही तीखे शब्दों में कहती है कि ऐसा प्रेम का प्रस्ताव उसे पहले भी 3 लोग दे चुके हैं और उसने वो कूड़ा करकट लेने से इनकार कर दिया। ये सतीश के पुरुष अहंकार पर सीधा प्रहार है। वो प्रेम में डूबा हुआ नायक बनने आया था, लेकिन सावित्री ने उसे बता दिया कि उसका प्रस्ताव और कुछ नहीं, बस एक और शोषण का तरीका है। सतीश समाज के उस नियम को नहीं समझ पाता जिससे सावित्री जी रही है। कि सतीश का ये तथाकथित पवित्र प्रेम अंततः सावित्री को सिर्फ एक रखेल का दर्जा ही दिलाएगा। और इस पर सतीश का जो रिएक्शन है वो उसके भीतर की उस गंदगी को बाहर ले आता है जिसे वो अब तक नैतिकता के आवरण में छिपाए हुए था। उसका आहत अहंकार उसे इतना अंधा कर देता है कि वो सावित्री को कुलाटा यानी चरित्रहीन कहकर उसका भयंकर अपमान करता है। ये शब्द कुलाटा समाज का सबसे बड़ा हथियार है, जिसका इस्तेमाल हमेशा उन महिलाओं के खिलाफ किया जाता है जो अपनी सीमाओं को खुद तैयार करना चाहती हैं या जो पुरुषों के प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत दिखाती हैं। सतीश का दिल नहीं टूटा था, उसका अहंकार टूटा था। और सावित्री की प्रतिक्रिया उस चरित्रहीन शब्द को पूरी तरह से परिभाषित कर देती है। इस गहरे अपमान और सदमे से वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है और वो सतीश को वहां देखती है तो वो पिघलकर रोने या गिड़गिड़ाने नहीं लगती। वो बहुत ही शांत और दृष्ट आवाज में सतीश को वहां से चले जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक अस्पृश्य कुलाता को क्यार करके अपने मन पर स्याही मत पोतो। ये उसका आत्मसम्मान है। वो किसी भी कीमत पर अपनी गरिमा से समझौता नहीं करना चाहती। सावित्री का ये कदम ये साबित करता है कि चरित्र कपड़ों, जाति या समाज में आपके पद से तय नहीं होता। वो एक दासी है, वो दूसरों का जूठा बर्तन धोती है, लेकिन वो अपनी आत्मा को किसी ऐसे झूठे प्रेम के लिए नहीं बेचेगी जो उसे सम्मान न दे सके। सतीश उसे प्यार तो दे सकता था, लेकिन वो सामाजिक सम्मान कभी नहीं दे पाता। सावित्री सतीश को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर ये बता देती है कि असली चरित्र अपने उसूलों पर टिके रहने का नाम है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। ये हमारी इन सारी स्रोत सामग्रियों का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। इस चर्चा ने हमें उन किरदारों की नजरों से समाज को देखने का मौका दिया जहां हर इंसान के कई चेहरे हैं। एक तरफ सतीश है जो समाज की नजरों में असफल है, शराब पीता है, लेकिन उसका ज़मीर इतना जिंदा है कि वो गरीबों के लिए अस्पताल खोलना चाहता है। दूसरी तरफ उपेंद्र है जो सफल है, कानून जानता है, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों की भावनाओं को कुचलकर अपनी संपत्ति बढ़ाता है। और फिर सावित्री है जिसे समाज सबसे निचले पायदान पर रखता है, लेकिन जिसका आत्मसम्मान बड़े बड़े रईसों से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये पूरा अध्याय इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है कि चरित्र कोई फिक्स्ड या स्थिर चीज नहीं है। ये उन फैसलों में झलकता है जो हम तब लेते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जिस बेबाकी से इस पाखंड को उधेड़ा है, वो आज के समय में भी एक केस स्टडी की तरह काम करता है। समाज हमेशा उन लोगों को चरित्रहीन साबित करने की जल्दबाजी में रहता है जो उसके बनाए गए सुविधा के नियमों को नहीं मानते, जबकि असली खोखलापन अक्सर उन लोगों में होता है जो इन नियमों को बनाते हैं।
अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम इन सभी विचारों को आज के संदर्भ में रखकर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प विचार मन में आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आज के इस डिजिटल युग में ये कहानी लिख रहे होते, जहां सोशल मीडिया, पीआर एजेंसीज और कैंसल कल्चर का बोलबाला है, जहां चरित्र इस बात से तय होता है कि आपकी ऑनलाइन इमेज कितनी साफ सुथरी है, तो आज के दौर में इंटरनेट किसे कैंसिल करता? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सतीश को, जो अपनी गलतियों को लेकर पारदर्शी है और गुस्से में अपना आपा खो बैठता है, या फिर उपेंद्र को, जो पर्दे के पीछे से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है लेकिन जिसकी पब्लिक प्रोफाइल एकदम बेदाग है? क्या आज के दौर में अच्छा चरित्र होने का मतलब सिर्फ एक बेहतरीन पीआर स्ट्रैटेजी होना रह गया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो नोट्स और स्रोत सामग्री है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के क्लासिक उपन्यास चरित्रहीन के कुछ बेहद जटिल और मनोवैज्ञानिक हिस्सों पर केंद्रित है। हमारा मिशन यहाँ महज कहानी के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि उन इंसानी भावनाओं, सामाजिक दबावों और नैतिकता के उस टकराव को समझना है जो इन पन्नों के बीच छुपा है। बिल्कुल, और ये उन किरदारों के मन के भीतर झांकने का प्रयास है जो आज भी उतने ही असली लगते हैं जितने 100 साल पहले थे। मतलब इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस समय के दायरे में नहीं बनती। हाँ, एकदम सही कहा। भले ही इससे 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसमें इंसानी रिश्तों की जो उलझनें दिखाई गई हैं, वो आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये किरदार ना तो पूरी तरह से आदर्शवादी देवता है और ना ही कोई खलनायक। सही बात है। ये हमारी और आपकी तरह ही अपनी कमजोरियों, अपने पूर्वाग्रहों और समाज के दोहरे मापदंडों से जूझते हुए इंसान हैं। इसलिए इनके फैसलों को समझना एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक यात्रा बन जाती है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी के उस पहले दृश्य से शुरू करते हैं जहां सतीश अचानक अपना बासा यानी वो मेस छोड़ने का फैसला करता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हाँ, वो बहुत अचानक होता है। सतीश शारीरिक रूप से एक बहुत ही विशाल और ताकतवर इंसान है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। सावित्री के आकर्षण और उसके द्वारा बार बार दूर धकेले जाने ने उसे मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया है। एकदम हिला दिया है। जब वो अपना सामान बांध रहा होता है तभी राखाल बाबू से उसका टकराव होता है। राखाल बाबू जो पहले से ही ईर्ष्या से भरे हुए हैं, सतीश को सबके सामने काला सांप कह देते हैं। और सतीश जैसा ताकतवर इंसान चाहता तो पलटकर वार कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, लेकिन वो वहां एकदम शून्य रह जाता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है सतीश की शारीरिक ताकत और उसकी भावनात्मक बेबसी के बीच का ये भारी विरोधाभास। एक ऐसा इंसान जो समाज के किसी नियम से नहीं डरता, जो किसी से शारीरिक रूप से नहीं हार सकता, वो अपनी ही भावनाओं के जाल में एक बच्चे की तरह फंस गया है। ये बहुत ही सटीक बात है। राखाल बाबू का वो ताना उसे इसलिए सुन कर देता है क्योंकि सतीश खुद अपने अंदर की हार और लज्जा से लड़ रहा है। हाँ, उसकी वो शारीरिक ताकत उस मानसिक चोट के आगे पूरी तरह से बेकार साबित होती है। और इसी मानसिक उथल-पुथल का असर हम आगे देखते हैं जब वो बीमार पड़ जाता है। वो निराशा के उस चरम पर है जहां वो डॉक्टर द्वारा दी गई दवा की शीशी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक बीमार इंसान का गुस्सा नहीं है। एकदम नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति की हताशा है जिसे लगने लगा है कि उसकी असली बीमारी शरीर की नहीं बल्कि मन की है, जिसका कोई इलाज नहीं है। एक किरदार ऐसा है जो सतीश के लिए किसी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। उसका नौकर बिहारी। बिहारी अपनी परवाह किए बिना अपने 17 दिन के वेतन को छोड़कर सतीश के साथ जाने की जिद पर अड़ जाता है। वो साफ कह देता है कि वो सतीश के बिना नहीं रह सकता। बिहारी का ये समर्पण बहुत कुछ कहता है, लेकिन बिहारी के इसी सीधेपन और वफादारी के कारण एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी पैदा होती है जो परसेप्शन और रियलिटी के अंतर को सामने लाती है। हाँ, वो वाला दृश्य जब सतीश की हालत बिगड़ती है तो बिहारी सावित्री को ढूंढने निकल पड़ता है। और वो सावित्री के घर पहुंचकर जो दृश्य देखता है वो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। वो देखता है कि सावित्री फर्श पर बैठी है और शराबी विपिन उसी के बिस्तर पर नशे में धुत पड़ा है। बिहारी जो देखता है उसी को पूरा सच मान लेता है और तुरंत ये धारणा बना लेता है कि सावित्री एक चरित्रहीन स्त्री है जो विपिन के साथ भाग गई है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। बिल्कुल उलट थी। सावित्री खुद उस शराबी विपिन से नफरत कर रही थी।
विपिन तो उसकी मौसी मोक्षदा को पैसे का लालच देकर वहां जबरदस्ती घुसा था। लेकिन बिहारी तो वही सच मानेगा जो उसकी आंखों ने देखा। इस घटना को देखकर चक्रवर्ती महाराज का वो मशहूर व्यंग याद आता है, जब वे नए रसोइये की मूर्खता पर कहते हैं कि भगवान उन लोगों को पूंछ देना भूल गए हैं। अरे हाँ, ये बात सिर्फ उस रसोइये पर लागू नहीं होती, ये उस पूरे समाज पर एक तमाचा है जो बिना पूरी बात जाने आधी अधूरी सच्चाई के आधार पर किसी के भी चरित्र का फैसला कर देता है। एकदम सही। सावित्री ने असल में खुद को समाज की नजरों में बुरा इसलिए बनने दिया ताकि सतीश को उस सामाजिक पतन और कलंक से बचाया जा सके। वो जानती थी कि अगर सतीश का नाम उसके जैसी एक उल्टा समझी जाने वाली स्त्री से जुड़ा तो सतीश बर्बाद हो जाएगा। ये मौन बलिदान बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर की मांग करता है। हाँ, वो जानबूझकर खुद पर कीचड़ उछलने देती है ताकि सतीश उससे दूर हो जाए। वो अपनी छवि को दांव पर लगा देती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में कई बार हम जो खुली आंखों से देखते हैं वो भी सच नहीं होता। सही बात है, हम संदर्भ जाने बना ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब कहानी का माहौल एकदम से बदलता है। कलकत्ता का पाथुरिया घाट, वो 13 नंबर का मकान जहाँ उपेंद्र और सतीश जाते हैं। उस गली का जो वर्णन है, पैरों के नीचे बदबूदार नाली, सीलन और एक खंडहर जैसा घर जहाँ फटे पुराने तोशकों से रुई निकालकर चूहे आजादी से घूम रहे हैं, ये किसी डरावनी कहानी के दृश्य जैसा लगता है। हाँ, और इस गंभीर और मनहूस माहौल के बीच सतीश का वो मजाकिया डर, वो चूहों से इतना घबरा जाता है कि झट से एक चौकी पर चढ़ जाता है और अपनी इस हरकत को सही ठहराने के लिए चाणक्य के श्लोक का सहारा लेता है, आत्मरक्षा अति श्रेष्ठ धर्म है। ये दृश्य इतना डार्क होने के बावजूद चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है। बिल्कुल, ये हास्य बोध उस दम घोटू माहौल में एक बहुत ही जरूरी विरोधाभास पैदा करता है। कमरे में मृत्युशैया पर उपेंद्र का पुराना मित्र हारान पड़ा है, मौत का इंतजार कर रहा है। और उसी अंधेरे को चीरते हुए प्रवेश होता है किरणमयी का। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की एक छोटी सी डिबिया है। वो कोई सामान्य प्रवेश नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस टिमटिमाती रोशनी में भी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसकी अद्वितीय सुंदरता उपेंद्र और सतीश दोनों को अंदर तक चौंका देती हैं। वो प्रवेश ही बता देता है कि किरणमयी कोई आम महिला नहीं है। हाँ, हारान अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उपेंद्र को अपनी जीवन बीमा के 2000 रुपए और अपनी पत्नी और बूढ़ी मां की जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश करता है। लेकिन किरणमयी का जो उग्र विरोध वहां सामने आता है वो हैरान करने वाला है। वो कोई रोती बिलखती बेसहारा पत्नी नहीं है जो किसी मसीहा का इंतजार कर रही हो। वो उपेंद्र और सतीश को सीधे शब्दों में कड़वा जवाब देती है। वो कहती है कि वो अपने पति के अंतिम समय पर आए इन अजनबियों पर कैसे विश्वास कर ले। क्या गारंटी है कि ये लोग पैसे लेकर उसे सड़क की भिखारी नहीं बना देंगे? किरणमयी का ये विद्रोह उसे उस दौर के साहित्य के सबसे मजबूत किरदारों में से एक बनाता है। मौत और गरीबी उसके दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसका आत्मसम्मान रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। उसके पति ने जीवन भर उसे केवल एक विद्यार्थी की तरह पढ़ाया, लेकिन कभी एक पत्नी का सम्मान या प्रेम नहीं दिया। उस घर में उसकी अहमियत एक दासी से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब बाहरी लोग आकर उसके भविष्य का फैसला करने लगते हैं तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो किसी की खैरात या दया पर जिंदा नहीं रहना चाहती। और किरणमयी का यही तेवर सतीश और उपेंद्र के बीच एक वैचारिक युद्ध छेड़ देता है। हाँ, वापसी में घोड़ागाड़ी के अंदर उन दोनों की जो बहस होती है वो बहुत कुछ बयान करती है। सतीश को किरणमयी के चरित्र और उसकी नीयत पर गहरा शक है। वो सीधे बंकिम चंद्र के लिए विष वृक्ष उपन्यास का उदाहरण देता है। वो याद दिलाता है कि कैसे उस कहानी में आश्रय देने वाला जमींदार खुद ही उस असहाय सुंदरी से विवाह कर लेता है। सतीश इंसान की फितरत पर सवाल उठा रहा है, लेकिन उपेंद्र को सतीश की ये बात इतनी चुभती है कि वो उसे उसकी इस नीच सोच के लिए बुरी तरह फटकार लगाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो सतीश और उपेंद्र यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सतीश समाज की कड़वी और व्यवहारिक सच्चाई को देखने वाला इंसान है। वह यथार्थवाद में जीता है। वह साफ कहता है कि वो अंग्रेजी ढांचे की बात नहीं मानता। उसे पता है कि इंसान आदर्शों पर नहीं, अपनी कमजोरियों और इच्छाओं पर चलता है। वह समाज के काले और सफेद सच को बिना किसी पर्दे के देखता है। दूसरी ओर उपेंद्र आदर्शवाद का प्रतीक है। वो उच्च नैतिक मूल्यों से बंधा है और उसे लगता है कि हर इंसान मूल रूप से अच्छा होता है। इसीलिए उपेंद्र सतीश को यूरोप का नाइट कहता है,
एक ऐसा योद्धा जो बिना सोचे समझे दूसरों की मुसीबत अपने सिर ले लेता है और न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसका तरीका कितना भी हिंसक या अजीब क्यों ना हो। सतीश के इसी अनूठे व्यक्तित्व का एक और रंग हमें तब देखने को मिलता है जब वे कलकत्ता में ज्योतिष के घर ठहरते हैं। सतीश वहां अपनी कुश्ती के दांवपेच भी दिखाता है। हाँ, और उसी शाम हारमोनियम पर ऐसा डूबकर संगीत गाता है कि ज्योतिष की बहन सरोजनी पूरी तरह से उसकी तरफ खींची चली जाती है। ये दिखाता है कि सतीश को किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। वो एक ही समय में एक उग्र पहलवान भी है और एक संवेदनशील कलाकार भी। सतीश का ये बेपरवाह स्वभाव ही उसे कहानी का केंद्र बनाता है। लेकिन अगर हम वापस उस पुराने खंडहर जैसे घर की तरफ चलें, तो वहां किरणमयी का विद्रोह एक अलग ही आग का रूप ले रहा होता है। हारान की मृत्यु के करीब होने पर उसका इलाज कर रहा डॉक्टर अनंग मोहन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो डॉक्टर जो अब तक बिना पैसे लिए आ रहा था, वो दरअसल किरणमयी की सुंदरता और उसकी लाचारी का फायदा उठाने की ताक में था। और जब वो अप्रत्यक्ष रूप से किरणमयी से अनुचित फायदे की उम्मीद जताता है, तो जो प्रतिक्रिया होती है वो देखने लायक है। वो दृश्य तो जैसे रोंगटे खड़े कर देता है। किरणमयी सिर्फ उसे मना नहीं करती, वो अपने स्वाभिमान की ऐसी दीवार खड़ी करती है जिससे लांघना असंभव है। वो अपने बच्चे खुचे सारे गहने एक कपड़े में बांधकर लाती है और डॉक्टर के पैरों में फेंक देती है। वो उसे हमेशा के लिए घर से बाहर निकालते हुए कहती है, गहने भी रुपए हैं, ये बात समझने की उम्र आपकी हो गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब डॉक्टर घबराहट में अपना विजिटिंग कार्ड उसके पास छोड़ जाता है, तो किरणमयी उसे तुरंत चूहे की धधकती आग में फेंक देती है। उस कार्ड को जलाना कोई साधारण घटना नहीं है। वो दरअसल उन सभी गंदे सामाजिक बंधनों, शोषण की कोशिशों और उस लालच को जलाकर राख कर देना था जो उस डॉक्टर के रूप में उसके घर में घुसाया था। किरणमयी उस पाप को अपने जीवन से जाओ कहकर हमेशा के लिए बाहर कर देती है। उस पल में वो एक अजीब सी आज़ादी महसूस करती है। एकदम सही। मैं तो इसे एक ऐसे रूपक की तरह देखती हूँ जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर से लिपटी हुई किसी जहरीली बेल को एक ही झटके में काट फेंकता है। किरणमयी ने उस क्षण में घोर गरीबी को चुन लिया, अकेलेपन को चुन लिया, लेकिन अपना स्वाभिमान बिकने नहीं दिया। उसने साबित कर दिया कि वो परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इसी उथल-पुथल के बीच सतीश और किरणमयी के रिश्ते एक नया और बहुत ही पवित्र मोड़ लेते हैं। हाँ, डॉक्टर के जाने और हारान की मृत्यु के बाद उन दोनों के बीच एक अनकहा भाई बहन का रिश्ता पनपता है। किरणमयी का सतीश को प्यार और हल्के व्यंग्य से बबुआ जी कहना, और सतीश का उसके साथ रसोई में बैठकर पूड़ियां बेलना, ये उस उदास और मनहूस घर में किसी ताजी हवा के झोंके की तरह है। वे दोनों एक दूसरे के भीतर के दर्द को बिना ज्यादा बात किए ही समझने लगते हैं। कि पूरी कहानी किरणमयी को सुनाता है। सतीश को लगता है कि सावित्री ने उसे धोखा दिया है, लेकिन किरणमयी जो खुद एक स्त्री है और जिसने जीवन की कड़वाहट को बहुत करीब से देखा है, वो सतीश की बात सुनकर तुरंत असली बात पकड़ लेती है। वो सतीश को बताती है कि सावित्री ने विपिन के साथ जाने का जो नाटक किया था वो कोई धोखा नहीं था, बल्कि सतीश की भलाई के लिए किया गया एक बहुत बड़ा त्याग था। जो बात सतीश जैसा पुरुष अपने नजरिए से नहीं देख पाया, वो किरणमयी ने एक पल में समझ ली। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब किरणमयी सतीश से कहती है कि स्त्रियां अमर हैं, प्राण रहने से ही जाता है, न रहने से तो जाता नहीं, यह वाक्य अंदर तक झकझोर देता है। बहुत ही गहरा संवाद है ये उस दौर की महिलाओं की पीड़ा का सबसे सटीक और भयानक चित्रण है। वो कह रही है कि समाज एक स्त्री को भीतर से इतना मार देता है, उसकी आत्मा को इतनी बार कुचलता है कि उसके लिए शारीरिक मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जो स्त्रियां भीतर से पूरी तरह मर चुकी हैं, वे भी इस सामाजिक ढांचे में शारीरिक रूप से जीवित रहती हैं, काम करती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं। ये समाज की उस क्रूरता को दर्शाता है जो इंसान को सिर्फ एक शरीर की तरह इस्तेमाल करता है। और ये बात आज भी कितनी गहरी लगती है। दूसरी तरफ स्त्री के विद्रोह और दृढ़ता का एक और रूप हमें उपेंद्र की पत्नी सुरबाला में देखने को मिलता है। सुरबाला का तरीका किरणमयी की तरह उग्र या आग बबूला होने वाला नहीं है। जब उपेंद्र बीमार होते हैं और कलकत्ता जाने की तैयारी करते हैं, तो वे सुरबाला को साथ ले जाने से साफ मना कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे डांटते भी हैं। मगर अटूट जिद पर अड़ जाती है। वो बिना कोई हंगामा किए अपनी खामोशी और जिद से ये तय कर देती है कि वो अपने बीमार पति के साथ जाएगी ही, और अंततः अपनी बात मनवा भी लेती है। ये हमें बताता है कि विद्रोह हमेशा शोर नहीं मचाता, वो सुरबाला की तरह
शांत और अटल भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये सभी अलग अलग तरह के किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मानव स्वभाव कितना बहुआयामी है। हम सतीश को देखते हैं, बाहर से आक्रामक, क्रोधी, लेकिन अंदर से सत्य का पक्षधर और इतना कोमल कि किसी असहाय के लिए अपना सब कुछ लुटा दे। किरणमयी बाहर से कठोर और कटुभाषी है, लेकिन अंदर से एक गहरी स्वाभिमानी योद्धा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सभी अंशों को एक साथ रखकर देखें तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि किसी भी इंसान को काले या सफेद के खांचे में नहीं बांटा जा सकता। हर इंसान ग्रे एरिया में जीता है। सतीश अपनी कमियों के बावजूद दिल का सच्चा है, किरणमयी अपनी कड़वाहट के बावजूद आदर के योग्य है, और सावित्री, जिसे दुनिया की नजरों में कुल्टा माना गया, उसका प्रेम पूरी कहानी में सबसे पवित्र और निस्वार्थ है। इन कहानियों की गहराई हमें यही सिखाती है कि केवल सतही तौर पर देखकर किसी का भी मूल्यांकन करना कितनी बड़ी भूल है। ये तीनों ही पात्र समाज के बनाए हुए उन संकीर्ण ढांचों में फिट नहीं बैठते, और शायद इसीलिए इनके संघर्ष इतने गहरे और असल लगते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, वो है इस उपन्यास का नाम चरित्रहीन। 100 साल पहले समाज ने उन लोगों पर चरित्रहीन का ठप्पा लगाया जो उसके बनाए नियमों और खोखले दायरों से बाहर गए। लेकिन क्या आज कुछ बदला है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी तो हम यही कर रहे हैं। हम किसी की कोई एक आधी अधूरी बात सुनते हैं, कोई एक वीडियो देखते हैं और बिना पूरा सच जाने, बिना उस इंसान की स्थिति समझे उसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। हम आज भी लोगों के चरित्र का फैसला उतनी ही जल्दबाजी में कर रहे हैं जितना 100 साल पहले का समाज करता था। अगली बार जब हम किसी की कहानी के सिर्फ एक हिस्से को देखकर उस पर कोई ठप्पा लगाएं, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं हम भी उसी मानसिकता का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो बिना सच जाने किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और कहानियों के पीछे छिपे असली सच को तलाशते रहिए।